हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस का जो हमारा सीरीज चल रहा है बाइलिंगुअल सीरीज सेट नंबर 5 के बारे में। और उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 4 सेट को जरूर देखा होगा, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूँ। साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करते हैं ताकि आपके सभी एग्जाम में ये हेल्प करे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के मापने की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई जो होता है वह है एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको कि कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू जो होता है वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? जब भी आप स्विमिंग पूल के पास जाओगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो स्विमिंग पूल है वो अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा कम गहरा प्रतीत होता है। या फिर आपने ये देखा होगा कि जो मछली की स्थिति होती है वो भी अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सब सेम कारण होता है अपवर्तन का। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन का ये कारण होता है। जब प्रकाश जल से वायु की ओर यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अपवर्तित होती है तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है। और यह अपवर्तन ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है कि जल में कोई वस्तु या फिर तली अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर सतह के पास प्रतीत होती है। इसी कारण से ऐसा प्रतीत हमें होता है। अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा को बदल देती है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अपवर्तन के कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे रात में तारे का टिमटिमाना, चंद्रमा का बड़ा प्रतीत होना, वायुमंडलीय घटना हमें जो दिखता है, ये सब अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है कि जब सूखे बुझे चूने का क्लोरीनीकरण किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? जब शुष्क बुझे चूने का क्लोरीनीकरण किया जाता है तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब इसे क्लोरीन गैस के साथ, यानी कि जब यहाँ पे देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जब इसे हम लोग क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देखने को मिलता है, CaOCl2। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, CaOCl2, ये हमें देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैस के आदान प्रदान में सहायक होता है? तो आप जानते हैं कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, मतलब कि ग्लूकोज जो तैयार करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा होता है। और पौधे प्रकाश संश्लेषण जो लेते हैं वो पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है, अब इसे आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये जो छोटा जो डॉट देख रहे हैं, ये पत्तियों को आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसी से गैस का आदान प्रदान होता है। करेक्ट आंसर होगा स्टोमेटा। इस छोटे से छिद्र को हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या किसी ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? यानी ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन यहाँ पे ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इस तरह की वीडियोस रोजाना देखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसे लाल भूरे हरे रंग से पहचाना जाता है। मतलब लाल भूरे रंग से पहचाना जाता है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो हम जानते हैं यकृत, लिवर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो वेट होता है वो करीब 1.5 से 2.5 केजी के आसपास होता है। मतलब देखिए ये वैरी करता है अलग-अलग। तो सिंपल सा आप ये लेकर के चलो, 1.2 से 2 केजी लेके चलो, ठीक है? 1.2 से केजी, जनरली 1.5 केजी आप अगर एवरेज देखना है तो 1.5 केजी आप लेके चलो, 1.5 केजी होता है, ठीक है? 1.5 केजी। और इसका रंग गहरा लाल भूरा होता है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है? तो फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है।
और इसके जो मुख्य कार्य की बात करें तो पीत्त का जो स्राव होता है, जिसे इंग्लिश में बाइल कहा जाता है, बाइल। तो पीत्त का स्राव यहीं से होता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। विषैली पदार्थों का डिटॉक्सिफाई यही करता है। साथ ही साथ पोषक तत्वों का भंडारण, जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलने का जो कार्य होता है, वो यकृत का ही होता है। रक्त में प्रोटीन और अन्य रसायनों का जो निर्माण है, वो यकृत करता है। तो इसके बहुत सारे कार्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो सर्वाधिक सुविधाजनक होता है वो है ऑप्शन डी, लाल और हरा रंग। ठीक है, लाल और हरा रंग, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि बॉल को कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ जो कि नीचे की ओर खींचता है या फिर पीछे की ओर खींचता है? देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को लपकते समय यानी कैच करते समय अपना हाथ नीचे की ओर या फिर आप कह सकते हो पीछे की ओर खींचता है, ताकि उसका इम्पल्सन यानी आवेग को कम किया जा सके। ठीक है, यानी आप आवेग बराबर जानते हैं इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स गुने टाइम। ठीक है, फोर्स गुने टाइम। वो पीछे खींचता है ताकि उसके समय को कम करे, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। जब खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर लेता है तो गेंद को रोकने में लगने वाले समय जो कि बढ़ जाता है, यानी सॉरी इसको बढ़ा देता है। जितना ज्यादा समय बढ़ाएगा, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये घटेगा, तभी तो जाकर के दोनों इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे हम जैसे कि आप ये समझो, अगर ये 8 है, मान के चलो ये 8 है, और अगर हम इसे 4 कर दें तो डेफिनेटली इसे अब 2 करना पड़ेगा। अगर मुझे ये बढ़ाना, अगर ये 2 करेंगे, अगर ये 4 करते हैं तो फिर ये 2 करेंगे। यानी समय को अगर हम बढ़ाएँगे तो फोर्स क्या होगा कि कम होगा। ये मैं बताना चाहता था। तो यहाँ पे समझिए कि अगर मैं टाइम को बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स हमें कम लगेगा। इसलिए क्या करता है कि वो समय को बढ़ा देता है, जिससे गेंद द्वारा हाथ पर लगने वाला बल जो है वो कम हो जाए और उसे चोट कम लगे। तो यही कारण होता है, वो इम्पल्स को कम करता है, यानी कि आवेग को कम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है, धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां पर जब हवा में धुएं के कण या फिर जलवाष्प कह सकते हैं मिलते हैं तो एक घना मिश्रण बनता है, जिसे धूम कोहरा के नाम से जानते हैं। और इसके प्रमुख कारण होते हैं औद्योगिक क्षेत्रों और वाहनों से निकलने वाला जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसें वायुमंडल में धूल, जलवाष्प आदि से मिलकर के घना और हानिकारक धूम कोहरे का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर क्या बन जाता है? ऑप्शन डी, वायु में अत्यधिक SO2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन होता है, शीतन होता है, वो किस प्रकार होता है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेफ्रिजरेटर का जो कार्य सिद्धांत होता है, रेफ्रिजरेटर में एक वाष्पशील द्रव होता है, जैसे कि हम फ्रियोन कह सकते हैं, फ्रियोन को कम दाब वाले क्षेत्र में वाष्पित किया जाता है। और इस वाष्पन प्रक्रिया के दौरान द्रव अपने आसपास से ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे उस स्थान का तापमान घट जाता है। यानी ठंडा रेफ्रिजरेटर में शीतन बर्फ से नहीं बल्कि वाष्पशील द्रव से होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा होता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जब बर्फ के दो घनों को यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़ करके एक घन बन जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होगा कि उन दोनों के बीच हाइड्रोजन आबंध रचना लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। जब बर्फ में पानी के अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं, जब दो बर्फ के टुकड़े को एक दूसरे के साथ दबाया जाता है या फिर चिपकाया जाता है, तो उनकी सतह पर थोड़ा सा दबाव और घर्षण पड़ने के कारण क्या होता है कि सतही परत थोड़ा सा पिघल जाती है और जल के अणु मिलकर के फिर से चिपक जाते हैं, जम जाते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रमुख भूमिका निभाता है। यह बर्फ के टुकड़ों को आपस में आसानी से यानी स्थायी रूप से जोड़ देती है, जिससे वे घनाकार इकाई में बदल जाता है। कुल मिलाकर बस इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि खाना पकाने वाली गैस के कंटेनरों को समान गति से चलने वाली एक लॉरी में रखा गया है। उसके अंदर गैस के अणुओं का तापमान कैसा होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समान गति से चलने वाली लॉरी है, यानी उसका जो
वेग है वो कांस्टेंट अगर है तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में उसके अंदर का जो गैस के अणु का तापमान होगा वो भी समान रहेगा। ऑप्शन सी होगा। ध्यान से देखिए, यदि अगर हम बात कर रहे हैं, यदि लॉरी अचानक तेज करे या फिर ब्रेक लगाए, तब जाकर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आंतरिक दबाव या फिर तापमान में थोड़े से परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन समान गति की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? एक आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले आप इसको समझिए, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये मान के चलो कि आपतित किरण है। ठीक है, ये हमारा सतह है। प्रश्न कह रहा है कि आपतित किरण, तो ये हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण और समतल दर्पण, ये दर्पण के बीच का कोण जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है। तो प्रश्न में ये पूछा है कि आपतित और परावर्तित किरण के मध्य कुल कितना कोण होगा, यानी आपतित और ये परावर्तित जो किरण होगा इसके बीच का ये कोण हमें बताना है कितना होगा। तो ये 30 है, तो डेफिनेटली ये भी आपका 30 हो गया। ठीक है, ये भी 30 है। और ओवरऑल आप जानते हैं कि इस पर जो भी कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 30 60 हो गया, तो ये कितना बचेगा? ये आपका 120 होगा। ठीक है, 120 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। डी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि नारियल का खाद्य भाग बताइए होता है। नारियल का खाद्य भाग होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंडोस्पर्म। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, बी को टिक करेंगे। एंडोस्पर्म एक उत्तक होता है जो कि निषेचन काल के दौरान फूलों और अधिकांश पौधों के बीजों के अंदर उत्पन्न होता है। नारियल के एंडोस्पर्म में बड़ी मात्रा में साफ द्रव होता है, जिसे हम लोग नारियल का पानी या फिर नारियल का दूध के नाम से भी इसको जानते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि नारियल का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है कोकस न्यूसीफेरा। ठीक है, कोकस न्यूसीफेरा। नेक्स्ट आता है कि मशरूम के पोषण की विधि क्या है? मशरूम के पोषण की विधि बताइए क्या होता है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक होता है, ये हम सब जानते हैं। वे अपने पोषण के लिए मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। वे इन पदार्थों को एंजाइमों द्वारा विघटित करते हैं और फिर उससे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी पोषण विधि को, ऑप्शन यहाँ पे हम मृतजीवी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अच्छा, मैंने आपको बताया था जी एक्स, यूवी, आई एम, आर, यानी 7 प्रकार के जो विद्युत चुम्बकीय होते हैं उनको मैंने याद कराया था। अब यहाँ पे ये भी बताया था कि अगर इस तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, और अगर हम इधर बढ़ते हैं तो हमारा आवृत्ति बढ़ता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होगी? तो पराबैंगनी किरण है अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, ये आपका जैसे ये गामा हो गया, ये एक्स रे हो गया, अल्ट्रा वायलेट, ये आपका विजिबल रे, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होगी। तो पराबैंगनी किरण ये है, और इधर जो भी रहेगा, यानी सबसे ज्यादा तो गामा किरण की ऊर्जा होगा, उसके बाद एक्स किरण की। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जब ये इससे पूछ रहा है, इसकी तुलना हमें करना है, तो विजिबल रे से भी ज्यादा होगा, तो ऑप्शन में विजिबल रे नहीं है, इंफ्रारेड दिया गया है, तो इंफ्रारेड से ज्यादा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब कहोगे एक्स किरण, तो एक्स किरण से तो कम है ना, एक्स किरण से तो कम है, और गामा किरण से भी कम है, तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो एनिमल स्टार्च के रूप में किसको जानते हैं हम लोग? तो देखिए, ग्लाइकोजेन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, और यह जानवरों और मनुष्यों में ग्लूकोज का भंडारण के रूप में होता है। यह यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित रहता है। पौधों में इसका जो समकक्ष होता है स्टार्च होता है, जबकि जानवरों में यह ग्लाइकोजेन के रूप में जानते हैं। इसलिए ग्लाइकोजेन को हम लोग कहते हैं एनिमल स्टार्च। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर बन जाता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इसमें से मैंने एक चीज बताया था आपको, और उस चीज को अगर आपने ध्यान में रखा है तो आप आराम से कर सकते हो। अमाशय में भोजन की छोटी आंत में, मतलब अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, ये बिल्कुल सही है।
छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। ये भी सही है। लेकिन पॉइंट सी यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि लार में लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में विघटित करता है। लाइपेज नहीं, यहाँ पे एमाइलेज होगा। मैंने आपको बताया था कि लार में एमाइलेज पाया जाता है। तो ये चीज यहाँ पे गलत है और हमें ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किसी द्रव को खाली स्थान शीतल करना होता है। तो सुपर कूलिंग हम उसे कहते हैं जब हम गलनांक से नीचे भी उसे जब हम ठंडा करते हैं। तो गलनांक से नीचे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? दो धातुओं का जो सोल्डरन है वो किस गुण के कारण संभव है? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब दो पिघली हुई धातुओं को अलग-अलग धातुओं की सतह से संपर्क में आती है तो वो उन पर चिपक जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि असंजन के कारण होता है। असंजन बल जो होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी मतलब शोषण, वो तो समझ में आ रहा है, और ऊष्माक्षेपी उसका उल्टा। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है उसे कह सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि लाइकोपीन, कैरोटीन और कैप्सेनिथिन जो है वो किसमें मौजूद होते हैं? तो ये सब जो होते हैं वो एक तरह से क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जापानी इंसेफेलाइटिस किस प्रजाति के मच्छर से फैलता है? देखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस एक वायरल रोग होता है जो कि मुख्यतः मस्तिष्क को प्रभावित करता है और ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर तो फिलहाल ऑप्शन ए हो जाता है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है और टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ से देखिए दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला तो ये कि टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है, तो टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा होता है ये आपसे पूछा गया। तो ध्यान रखना है, राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन सी। टाइफाइड से इंटेस्टाइन प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होता है, ऑप्शन सी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, नहीं करता ये आपको बताना। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो चालक के पदार्थ पर करता है, लंबाई पर करता है, इसके क्रॉस सेक्शनल के क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, आर्द्रता से उसका कोई लेन देन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो देखिए, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।